देखिए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, साउंड यानी ध्वनि। ध्वनि कैसे बनती है, क्या होता है, इससे पहले सभी लोगों ने सुना है, आवाज तो सभी लोगों ने सुनी है, वही साउंड है, वही ध्वनि है, ठीक है। तो कैसे ये बनती है, क्या होता है, इसके ऊपर पूरी चर्चा होने वाली है आज के पूरे विषय में। इससे पहले हम ध्वनि को पढ़ें, हमें ये जानना पड़ेगा ध्वनि है क्या। ध्वनि एक प्रकार की तरंग। ध्वनि क्या है बेटा? तरंग। तरंग यानी वेव, ठीक है। ध्वनि एक प्रकार की वेव है यानी तरंग। तरंग कैसे बनती है यहां से शुरू करेंगे हम बात को करना, ठीक है। उसके बाद ध्वनि के ऊपर आएंगे, क्योंकि चैप्टर को अगर आप तरंग नहीं समझ पाए तो फिर आप कुछ भी नहीं समझ सकते। आप सभी लोगों ने अपने अपने घरों में बकेट यानी बाल्टी देखी हुई है, उस बाल्टी में बूंद बूंद करके गिरता हुआ जल भी देखा होगा। जब पूरी बाल्टी भरी होती है और आखिरी बूंद गिर रही होती है उसमें, तब आप देखेंगे कि लहरें उठ रही होती हैं बाल्टी में। ऐसे ही आप लोग कोई पत्थर उठाइए, किसी तालाब में डाल दीजिए। जब आप उठा के फेंकते हो तालाब में, तो आप तालाब में जब यहाँ कहीं पत्थर फेंकते हो तो एक लहर ऐसी इधर से चलना शुरू करती है और लास्ट तक ऐसे चली जा रही होती है, लहर ऐसी ऐसे होती है ना। आप बस उसी पे हमें गौर करना है। आज उन लहरों के ऊपर काम करेंगे, हम बात करेंगे। ये जो लहरें हैं, आप क्या करिए, इस तालाब में कुछ ना करिए, यहाँ पे छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े रख दीजिए, बहुत हल्की वाली लकड़ी होती है उसे तोड़ के यहाँ रख दीजिए। अब आप बीच में यहाँ पे पत्थर को गिराएंगे। जब आप पत्थर को गिराएंगे तो लकड़ी के टुकड़े जो है वो ऐसे ऐसे करते हुए दिखेंगे, लेकिन वो लकड़ी के टुकड़े चलेंगे नहीं, वो वहीं खड़े खड़े ऐसे ऐसे हो रहे होंगे और एक लहर सी आगे जा रही होगी, यानी लहर आगे बढ़ रही होगी, लकड़ी के टुकड़े वहीं ऊपर नीचे ऐसे कर रहे होंगे, ठीक है। इस पॉइंट को अगर दिमाग में आपने रख लिया है, इस सीन को समझ लिया है, बस आप समझिए एक तरंग के बारे में समझ गए। तरंग क्या है? तरंग कुछ नहीं, तरंग माध्यम में हुआ विक्षोभ यानी हलचल। किसी भी माध्यम में हुई एक हलचल, वही है क्या? तरंग। आप सभी लोगों ने बचपन में वो रबड़ जो होती है, ठीक है, हमारे पास प्लास्टिक जिसे बोल रहे हैं, वो रबड़ जिससे हम लोग नोट के ऊपर गड्डी में लगा देते हैं, वो रबड़ अपने हाथों में ली और उसको उठा के ऐसे ऐसे किया होगा। जब आप ऐसे ऐसे करते हैं तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आप उसमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यही है वो साउंड। देखिए साउंड आ गया, अचानक से साउंड आ गया, ये देखिए ये साउंड आ रहा है। ये जो साउंड आ रहा है ये क्या है? अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही हम माध्यम में एक विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, यानी कि हमने क्या करा, दो कणों के बीच में रगड़ा, यानी कि हमने इसको रगड़ दिया तो दोनों कणों में क्या हुआ? विक्षोभ उत्पन्न हुआ और वहीं से एक तरंग बनी और वही तरंग आवाज के रूप में आपको सुनाई दे रही है। क्लियर है मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत? तो तरंग क्या है? तरंग है माध्यम में हुई एक हलचल जो आगे बढ़ती है माध्यम में। हमेशा माध्यम में तरंग जो है वो चलती है, इधर उधर चलती है, आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो तरंग जो चल रही है, क्या आपने इस जगह पे देखा कि लकड़ी के टुकड़े तो वही थे लेकिन तरंग आगे चल रही थी? मेरी बात समझ रहे हैं? लकड़ी के टुकड़े तो वही थे लेकिन तरंग आगे चल रही थी। अगर हम इसे माध्यम मान लें, क्या मान लें? माध्यम, मीडियम मान लें। भाई आप किसी माध्यम में ही तो हो, हवा ही तो है आप जिसमें हो, ठीक है, ये एक माध्यम है, जमीन है, आप इसी के ऊपर तो चल रहे हो, आप हवा में तो नहीं चल सकते। तो क्या है, बिल्कुल ऐसे ही तरंग जो है वो दो तरह की होती है। तरंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, और दूसरी कौन सी होती हैं? अनुदैर्घ्य, है ना। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दो तरीके की तरंगे होती हैं। अब यानी इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्यों इन्हें हम दो अलग अलग तरीके की तरंगे कह रहे हैं? जब तरंग इस तरह से, अगर इसी को हम एक और उदाहरण में ले रहे हैं, इसी वाली तरंग जैसे ये है, बिल्कुल ऐसे ही आपको दिखेगी एक और तरंग। आप क्या करिए, एक लकड़ी, एक रस्सी लीजिए, उस रस्सी को यहाँ पे एक हुक लगाइए दीवार में और उस रस्सी को इससे बांध दीजिए, ठीक। फिर आप क्या करिए, यहाँ से इसे पकड़िए और इसे एक झटका दीजिए। जब आप एक झटका देंगे तो क्या होगा? देखिए ये रस्सी जब आपने यहाँ से झटका दिया तो ये ऐसे करती हुई जाएगी और यहाँ जाके ऐसे ही होता है।
या ऐसे करके हमने पटका, वो ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, ऐसे जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही तो हो रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे तो लहरें ऊपर नीचे जा रही थी। समझ में आई बात या नहीं? इस तरीके की तरंगे जो इस रूप में चल रही हैं उन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव। आपकी जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश एक प्रकार की तरंग भी है। प्रकाश में ड्यूअल नेचर है, लाइट में ड्यूअल नेचर है। ये साउंड भी, ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। जब ये प्रकाश वेव की तरह यानी कि तरंग की तरह कार्य करेगी तो ये किस तरंग की तरह कार्य करेगी? अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव की तरह। ठीक है, ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स वेव की तरह काम करेगी। अब आती है बात, हम अगले उदाहरण की बात देते हैं। एक स्प्रिंग लीजिए, अब यहाँ पे लकड़ी की जगह क्या कर लीजिए? स्प्रिंग लीजिए, और स्प्रिंग जो होता है हमारा ये इस तरीके से होता है। आपने इस स्प्रिंग को लिया और यहाँ पे पकड़ा, इस स्प्रिंग को ऐसे खींचा, कैसे खींचा? इधर खींचा ऐसे, और खींचा फिर छोड़ दिया। जब आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ोगे तो क्या होगा? कहीं कहीं पे स्प्रिंग बहुत ज्यादा दबा हुआ मिलेगा, कहीं ऐसे मिलेगा, फिर कहीं दबा हुआ मिलेगा, फिर कहीं ऐसे खुला हुआ मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से स्प्रिंग होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग जब चल रहा है तो स्प्रिंग किस तरीके से है? वो इस तरीके से कर रहा है, यानी यहाँ ये इस तरीके से इधर और इधर मूव कर रहा है, यहाँ ये इस तरीके से इधर और इधर मूव कर रहा है। अब ये कौन मूव कर रहा है? कौन मूव कर रहा है? कण ही तो है, वो पार्टिकल ही तो हैं, वो कण ही तो हैं। पानी के वो कण ही तो थे जो ऊपर और नीचे जा रहे थे। पानी के कण थे, हमने वो पानी के कणों को ना देखने के मतलब हमें देख नहीं पाएंगे तो हमने लकड़ी रख दी, तो लकड़ी ही तो थी जो ऊपर और नीचे जा रही थी, वो भी तो एक कण ही है। तो यहाँ माध्यम के कण हमेशा ऐसे चलेंगे और तरंग कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है। भाई ये तरंग हमने इधर खींची हुआ ऐसे चलती चली जा रही है, तो तरंग तो ऐसे चल रही है। यहाँ पे आप देखिए, पहले ये वाला कण ऊपर नीचे हुआ, फिर ये वाला हुआ, फिर ये वाला हुआ, यानी तरंग तो चल रही है, तरंग इधर चल रही है। माध्यम के कण जो है वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत चल रहे हैं। समझ में आई बात या नहीं? यानी कि जब तरंग चले और माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत गति करें, और गति नहीं, इसे कहते हैं, अच्छा गति और कंपन दो अलग अलग चीज। कंपन का मतलब है ये पार्टिकल, मान लो हम पार्टिकल हैं, वो ऐसे और ऐसे कर रहा है, बस वो अपनी जगह पे है, बीच में है, वो ऐसे ऐसे चल रहा है। लेकिन गति का मतलब है वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया। यहाँ क्या है? वो अपनी जगह पे था, जगह से इधर गया, फिर उसी जगह पे आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर चला गया। समझ में आई बात या नहीं? अपनी जगह को छोड़ नहीं रहा है, और गति का मतलब क्या? वो चला गया। तो यहाँ क्या है? माध्यम के कण क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? कंपन कर रहे हैं। तो आप समझ में आ गई बात? माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं। यहाँ पे ये इस तरीके से कंपन कर रहे हैं। माध्यम का कण पहले एक जगह तक पहुंचा जाता है, बिल्कुल ऊपर तक जाता है, फिर वो वापस नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ पूरा नीचे जाता है और फिर वापस ऊपर आ जाता है। समझ में आएगा क्या नहीं? यानी कि यहाँ क्या हो रहा है? जब माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करें तो इस प्रकार की तरंग कौन सी तरंग कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। और जब माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करेंगे, माध्यम के कण ऐसे ऐसे तो कर रहे हैं, यहाँ जब हम स्प्रिंग को खींचे तो ऐसे ही ऐसे तो चल रहा है, यानी कि तरंग भी इधर चल रही है और कंपन भी ऐसे ही हो रहा है, तब इस तरीके की तरंग कैसे कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गी या लॉन्जिट्यूडनल, ठीक, लॉन्जिट्यूडनल वेव कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो जो साउंड वेव है, जो ध्वनि है, वो किस रूप में चल रही है? वो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चल रही है, और जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चल रहा है। तरंगे समझ में आ गई? दो तरीके की हो गई। तरंग क्या होती है समझ में आ गया। अब ध्वनि क्या होती है ये भी समझ में आ गया। तरंग जब पैदा हुई और उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, ये तरंग माध्यम की आवश्यकता होगी इस तरंग को चलने के लिए, अनुदैर्ध्य को। लेकिन अनुप्रस्थ को तरंग चलने के लिए जरूरी नहीं कि माध्यम हो, होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। यही बात हमारा एक छोटा सा दोस्त था, जब हम बचपन में थे तो दोस्त भी छोटा ही था, हम भी छोटे थे,
तो 8th क्लास की बात है, ये पढ़ता रहता था साइंस वाइंस की, तो मैगजीन आया करती थी, अब भी आती है साइंस की जो है मैगजीन अलग अलग आती हैं, जिसे साइंस रिपोर्टर कहते हैं। इस टाइम पे आप जाएंगे अगर सर्च करेंगे बाहर जाके मार्केट में, जैसे नहीं कंपटीशन हाउस वगैरह में मिलती हैं, तो आप वहाँ जाके ले सकते हो। साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति या आविष्कार, ये 3 नाम से मैगजीन आती हैं। साइंस रिपोर्टर इंग्लिश में आती है, विज्ञान प्रगति और आविष्कार हिंदी में आती है। इसमें विज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो 8th क्लास में पढ़ता था जाके लाइब्रेरी में, वो मैगजीन आती थी। अब यहाँ तो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ही बदल गया, लाइब्रेरी में लोग जाते हैं बस बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ किताबें भी मिलती थी पहले, ठीक। तो लाइब्रेरी असल में वही होती है जिसमें किताबें हों, मैगजीन्स हों, अखबार हों, मतलब आपके पास नॉलेज मिल रही हो वहाँ से। तो वहाँ बैठ के पढ़ रहा था और उसने हमसे कहा कि यार पता है तुम्हें कि सूरज जो है, सूरज 8th क्लास की बात है मेरे, सूरज जो है, सूरज तुम्हारा नाम नहीं होता, सूरज जो है सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और हीलियम में बदलते हैं, और इस प्रक्रिया में नाभिकीय संलयन कहलाता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और बहुत आवाज होती है नाभिकीय संलयन में। तो कह रहा अगर सोचो, अगर ध्वनि माध्यम के बिना चल पाती, क्योंकि हमारी धरती यहाँ है और सूरज यहाँ है, ये सूरज है, ठीक है, और ये हमारी धरती है यानी अर्थ। तो ध्वनि जो है यहाँ हो रही, सूरज में ये काम हो रहा है लगातार, हाइड्रोजन के नाभिक मिल रहे हैं और हीलियम का नाभिक बन रहा है, इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। और इसमें बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है और बहुत सारी आवाज भी आ रही है, क्योंकि ऊर्जा के साथ में साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। लेकिन साउंड, ध्वनि बिना किसी माध्यम के चल नहीं सकता, इसलिए क्योंकि यहाँ पे निर्वात है, यहाँ हवा तो है नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए साउंड यहाँ नहीं आता, साउंड यहाँ नहीं आता। और लाइट जो है, लाइट यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत है ही नहीं, अगर होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, वो चल जाएगा। तो प्रकाश इसीलिए सूरज से हम तक आ जाता है और ये साउंड नहीं आता है। कह रहा सोचो अगर ये साउंड चलता, मतलब उस टाइम पे कह रहा है, आप सोचिए एक छोटा बच्चा है 8th क्लास में, कितना ही दिमाग होता है। वो कह रहा है कि सोचो अगर प्रकाश साउंड चल पाता तो हम लोगों के कान फट चुके होते अब तक। कितने धमाके हो रहे हैं, सूरज से भी बड़े बड़े और सूरज हैं जिन्हें हम तारे कह रहे हैं, जो हमसे दूर हैं, वो भी तो, उसमें भी तो यही काम हो रहा है। तो सोचो कितने धमाके हो रहे हैं पूरे यूनिवर्स में, है ना, और वो सारे धमाके अगर हमें सुनाई दे रहे तो हमारे तो कान फट चुके होते। लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और इसके बीच में कोई माध्यम होता नहीं है, इसलिए ध्वनि सूरज से हम तक आ नहीं पा रही है, बाकी तारों से हम तक ध्वनि नहीं आ पा रही। समझ में आ गई बात या नहीं? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ कंपनों की। तो कंपन जब यहाँ लंबवत हो रहे हैं, यहाँ कंपन कैसे हो रहे हैं? तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हो रहे हैं। यहाँ कंपन कैसे हो रहे हैं? तरंग के चलने की दिशा में ही हो रहे हैं कंपन। समझ में आई बात या नहीं? तो कंपन 2 तरीके के हो गए, एक तो ऐसे हो रहे हैं और एक ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये बात करी जाए तरंग की, तो तरंग में अब ये कंपन करता हुआ कण यहाँ अधिकतम ऊंचाई तक जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, 0 पे आ रहा है, फिर अधिकतम नीचाई पे जा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। तो एक लूप बना रहा है, एक लूप ऊपर की तरफ बन रहा है और एक लूप नीचे की तरफ। ये माध्य स्थिति है। तो माध्य स्थिति से ऊपर का जो लूप है इसे कहते हैं क्या? क्या कहेंगे इसे? श्रृंग। श्रृंग। और जो नीचे वाला है इसे कहते हैं गर्त। तो अगर पूछा जाए अनुप्रस्थ तरंग किस रूप में चल रही है? श्रृंग और गर्त के रूप में चल रही है। इसे क्या कहते हैं? कंप्रेशन यानी संपीडन। इसे क्या कहेंगे? संपीडन। संपीडन यानी कंप्रेशन, कंप्रेस हो गया, कंप्रेशन। और ये जो दूर दूर चले गए हैं इसे कहते हैं विरलन। इसे क्या कहते हैं इसे बेटा? विरलन। तो ये वाली तरंग यानी अनुदैर्घ्य तरंग कैसे चल रही है? संपीडन और विरलन के रूप में चल रही, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। इंग्लिश में इसे कहते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। यहां कहते हैं ट्रफ और क्रिस्ट, ठीक है, क्रिस्ट और ट्रफ। ऊपर वाला क्रिस्ट हो गया और नीचे वाला ट्रफ हो गया।
तो शृंग और गर्त के रूप में चल रही है। हम लोगों को देखिए इसी तरंग के बारे में ज्यादा पढ़ना है। चैप्टर का नाम है ध्वनि, तरंग ये वाली ज्यादा पढ़ना है। लेकिन अब ये तरंग उत्पन्न कैसे होती है हमने आपको बता दिया। तरंग कैसे उत्पन्न होती है? कंपन, कोई भी हलचल। तरंग माध्यम में होने वाला वह हलचल है जो बिना रूप बदले माध्यम के कणों के द्वारा एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। अब जरा सुनिएगा एक और बात, क्या लकड़ी तो चली नहीं थी, लकड़ी तो वही थी, माध्यम के कण ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ऊर्जा जा रही है। सिर्फ क्या जा रही है? ऊर्जा जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह तक ऊर्जा जा रही है। तो तरंग एक तरीके की एनर्जी तो है, वो एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है एक कण से दूसरे कण में, फिर दूसरे कण से तीसरे कण में, तीसरे कण से चौथे कण में। वो कण वापस से अपनी पूर्ण अवस्था में आ जा रहा है, एनर्जी दे के वो वापस वहीं आ जा रहा है। तो आप देखते हैं जब ये ऐसे करा हमने तो ये वापस वहीं आ गया और अपनी एनर्जी दूसरे के दी, अब वो ऊपर से नीचे आ गया, फिर वहां से इसी तरह से तो हो रहा है। ठीक है, तो तरंगे हमेशा इसी तरीके से चलेंगी, अपना रूप बिना बदले। ठीक है, अब ध्वनि भी एक तरीके की तरंग है। अब कल हम लोग इसके ऊपर और चर्चा करेंगे कि ध्वनि जो है वो कितना तेज चलती है। ध्वनि तीनों में चल रही है। माध्यम मतलब क्या होते हैं? ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यमों में चल रही है। ठीक है, ध्वनि ये वाली ठोस, द्रव और गैस। इसको तो माध्यम मिले ना मिले कोई बात नहीं, अपना चल रही है। आपको बता दीजिए प्रकाश आ रहा है, ध्वनि नहीं आ पा रही। तो अब ठोस में ज्यादा तेज चलती ध्वनि, द्रव में ज्यादा तेज चलती ध्वनि, या गैसों में ज्यादा तेज चलती ध्वनि। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और चीजों की बात करेंगे, जैसे जो कण है अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ऊपर की तरफ गया, इसे क्या कहते हैं? कण का माध्य स्थिति से बिल्कुल मिड वाली से अधिकतम विस्थापन, इसे कहते हैं आयाम। इसे क्या कहते हैं? आयाम है, आयाम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आयाम, एम्पलीट्यूड कह देंगे। कण की माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ऊपर या अधिकतम विस्थापन नीचे, दोनों ही क्या कहलाएंगे? आयाम कहलाएंगे। एक तरंग को चलने में जितनी दूरी तय करेगी, एक तरंग जितनी दूरी तय करती है, एक बार पूरा कंपन पूरा होने में जितनी दूरी तय कर लेगी तरंग, ठीक है, उसे क्या कह देंगे हम? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, क्या कह देंगे? तरंग दैर्घ्य, लैम्डा। समझ में आई बात या नहीं? या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ और दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की दूरी भी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। ठीक, ये पूरी तरंग को पूरा होने में जितना समय लगेगा, एक तरंग को पूरा होने में जितना समय लगेगा, उसे क्या कहते हैं? आवर्त काल। कैपिटल टी। आप इन टर्म को समझ गए? ये तरंग दैर्घ्य है। क्या है ये? तरंग दैर्घ्य। इसे लैम्डा से लिखते हैं, कुछ इस तरीके से बनता है लैम्डा। ठीक है, इसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक, यानी कि एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ, या एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट, या एक ट्रफ और दूसरे क्रस्ट के बीच की टोटल दूरी कहलाएगी तरंग दैर्घ्य, लैम्डा। ठीक, हाँ, इसे लैम्डा बोलते हैं। नया टर्म है लैम्डा, आपका नया टर्म जुड़ा है। ठीक है, आयाम एक, टाइम टी। अब एक सेकंड में कितनी बार ये कंपन हो रहे हैं, यानी एक सेकंड में तरंगों की संख्या क्या कहलाएगी? आवृत्ति। आवृत्ति को n से लिखते हैं। एक सेकंड में जितनी तरंगें चल रही हैं उसे क्या कहते हैं हम? आवृत्ति। ठीक, n से लिखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? एक सेकंड में जितने कंपन करता है कोई कण, या एक सेकंड में जितनी तरंगें चल रही है, हम कंपन कर रहा है, तो कंपन करने की संख्या कितनी कहलाएगी? आवृत्ति। ठीक, कोई दिक्कत? ये सब माध्यम के कणों के ऊपर ही काम हो रहा है। इतने टर्म हम लोगों ने क्लियर कर लिए। यहाँ तक बात हो गई, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हम लोग। ठीक है, आप लोगों का काम है कल इसको पूरा पढ़ के आएंगे और फिर इसके आगे की जानकारी देंगे। हम n = 1/t ये प्रूफ करके दिखाएंगे, कैसे प्रूफ होता है ये कल बताएंगे। ठीक है, यानी आवृत्ति = 1/आवर्तकाल, इसको कल हम प्रूफ करके बताएंगे कैसे ये प्रूफ होता है। लेकिन अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा, तरंगों के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, कंपन करता हुआ कण क्या क्या कर रहा है ये भी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।